प्यारे विद्यार्थियों, कल हम पढ़ रहे थे अम्ल की अभिक्रिया। तो अम्ल की धातुओं के साथ अभिक्रिया पढ़ी हमने, क्षार की धातु के साथ अभिक्रिया पढ़ी, अम्ल की धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया पढ़ी और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ हमने अभिक्रिया पढ़ी। आज हम पढ़ेंगे कि जो अम्ल होता है उसकी धातु ऑक्साइडों से अभिक्रिया और जो क्षार होता है उसकी धातु अधातु ऑक्साइडों से। देखो, एक धातु ऑक्साइड होता है और एक अधातु ऑक्साइड। तो मैं पहले हेडिंग लिख रहा हूं अम्ल के बारे में और ऑक्साइड कौन सा ले रहा हूं, धातु। यानी अम्ल की धातु ऑक्साइडों से अभिक्रिया, धातु ऑक्साइडों से अभिक्रिया। जो धातु ऑक्साइड होते हैं, क्या होते हैं, धातु ऑक्साइड, वो अम्लीय प्रकृति क्षारीय प्रकृति के होते हैं। धातु ऑक्साइड होते हैं वो किस प्रकृति के होते हैं, वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। और क्षारीय, आपको पता है कि क्षार अम्ल से अभिक्रिया करता है, यानी जब धातु ऑक्साइड की क्रिया अम्ल से होती है तो इसने अम्ल का काम किया और इसने किसका काम किया, क्षार का। क्योंकि धातु ऑक्साइड जो होता है वो क्षारीय प्रकृति का होता है। अब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके क्या करते हैं, लवण तथा जल बनाते हैं। क्या करते हैं, लवण तथा जल बनाते हैं। तो धातु ऑक्साइड एक क्षार की भांति व्यवहार करेगा, तो अम्ल धातु ऑक्साइडों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाता है, लवण तथा जल बनाता है। एक अभिक्रिया के द्वारा इसकी को बताया जाता है, एक अभिक्रिया के द्वारा बताता हूं। वैसे आपकी बुक में अभिक्रिया नहीं दी है, बस इतना ही बताया गया है कि अम्ल प्लस धातु ऑक्साइड लवण प्लस जल, किंतु अभिक्रिया के द्वारा आसानी से समझ में आएगा। अब अम्ल हम वो लेंगे जैसे HCl ले लिया, जो अपने जनरली उदाहरण चलता है। धातु ऑक्साइड जैसे CuO ले लो चाहे CaO ले लो, कैल्शियम ऑक्साइड ले लिया CaO। ये दोनों सूत्र मैंने क्यों लिए, क्योंकि ये दोनों सूत्र पीछे आए हुए सूत्र हैं। क्योंकि अम्ल की धातु कार्बोनेटों से अभिक्रिया और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेटों से अभिक्रिया थी तो HCl लिया था। यानी नया सूत्र आपको याद नहीं रखना पड़े, इसीलिए मैंने वही सूत्र काम में लिए हैं जो पीछे आए थे। यानी ये धातु ऑक्साइड हो गया और ये क्या हो गया, अम्ल हो गया। अम्ल की धातु ऑक्साइड से अभिक्रिया होगी तो लवण बनेगा और जल बाहर निकले। देखो कैसे लवण बन गया, इसमें CaCl2। अब Ca पर प्लस 2 आवेश होता है तो CaCl2 हो गया। प्लस में देखो CaCl2 हो गया और H2। क्योंकि ये बात तो हम बोल ही रहे हैं बार बार कि अम्ल तथा धातु ऑक्साइड आपस में अभिक्रिया करके लवण तथा जल बना। क्यों, क्योंकि जो धातु ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। धातु ऑक्साइड कैसे होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। ठीक है, संतुलित कर दो, इधर Cl के कितने, 2 और इधर 1 है तो 2 लगा दिया, अभिक्रिया संतुलित हो। इसका नाम है कैल्शियम ऑक्साइड, ये है कैल्शियम क्लोराइड। क्या है ये, कैल्शियम क्लोराइड। और ये क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, हो गया काम। ये क्या हो गया कि अम्ल की धातु ऑक्साइडों से अभिक्रिया। अब हम क्षार की पढ़ेंगे। जो क्षार होता है वो अधातु ऑक्साइडों से अभिक्रिया करता है। देखो हो गया ना, अम्ल प्लस धातु ऑक्साइड लवण प्लस जल। अब हम पढ़ेंगे क्षार की या क्षार की धातु अधातु ऑक्साइडों से। किसकी, क्षार, क्षार की अधातु ऑक्साइडों से। अम्ल की किसके साथ अभिक्रिया की, धातु ऑक्साइडों से। जो अधातु ऑक्साइड होते हैं वो किस प्रकृति के होते हैं, अधातु ऑक्साइड होते हैं अम्लीय प्रकृति, और धातु ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। यानी धातु ऑक्साइड एक क्षार की तरह होता है और अधातु ऑक्साइड एक अम्ल की तरह होता है। जो अम्ल होता है वो क्षार से अभिक्रिया और जो क्षार होगा वो अम्ल से अभिक्रिया करता है। देखो क्षार ले लिया मैंने CaOH2। वैसे ये CaOH2 क्या है, बुझा हुआ चूना है, यानी चूने का पानी है ये। वैसे
किंतु हम यहाँ किसके रूप में लिया, क्षारक। इसकी अभिक्रिया हम कराते हैं ए धातु ऑक्साइड। ए धातु ऑक्साइड है कार्बन डाइऑक्साइड। मैं वही अभिक्रिया काम में ले रहा हूं कि जो पीछे आई है ज्यादा, वही उदाहरण काम में लेते हैं जो ज्यादा है, यानी एक साथ है, एक उदाहरण याद रख लिया, वो कई जगह काम आए, ऐसा उदाहरण याद रखना चाहिए। ठीक है, तो देखो CaOH2 प्लस CO, तो क्या होगा, बनेगा क्या, CaCO3, लवण बढ़ गया और बाहर क्या निकल जाएगा। वही बात हो गई कि जो क्षार होता है या क्षारक होता है वो ए धातु ऑक्साइड से अभिक्रिया करेगा। किसके साथ अभिक्रिया करेगा, ए धातु ऑक्साइड से अभिक्रिया करेगा और क्या बनाएगा, लवण और जल बनाएगा। लवण और कि क्षारक होगा वो ए धातु ऑक्साइड से अभिक्रिया करेगा। किसे अभिक्रिया करेगा, ए धातु ऑक्साइड से अभिक्रिया करेगा और लवण तथा जल बनेगा। क्या बनेगा, लवण तथा जल। कोई दिक्कत हो तो बताओ कि ए धातु ऑक्साइड किस प्रकृति के होते हैं, अम्लीय प्रकृति के, अम्लीय, और ये किस प्रकृति का, क्षारीय। अम्ल क्षार ने आपस में अभिक्रिया की, लवण और जल बना। तो हमने यह दो चीज पढ़ी, अम्ल होते हैं वो धातु ऑक्साइडों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। क्यों, क्योंकि धातु ऑक्साइड किस प्रकृति के होते हैं, धातु ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। जो अपना क्षार होता है या क्षारक होता है वो ए धातु ऑक्साइडों से अभिक्रिया करेगा और क्या बनाएगा, लवण तथा जल। क्यों, क्योंकि ए धातु ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं। ये अपना हुआ कौन है, अम्ल की धातु ऑक्साइडों से अभिक्रिया और क्षारक की ए धातु ऑक्साइडों से। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि जो सभी अम्ल होते हैं उनमें क्या समानता होती है और सभी क्षारक होते हैं उनमें क्या समानता होती है। यहाँ अम्ल क्षार आपस में तुलना नहीं कर रहा है, अलग से अम्ल की और अलग से क्षार। सभी अम्लों तथा सभी अम्लों तथा सभी क्षारकों में समानता। कि अम्ल आपस में समानता कैसे दर्शाते हैं और जो क्षार होते हैं वो आपस में समानता कैसे दर्शाते हैं वो देखना है। देखो तो कैसे देखें कि जो अम्ल होते हैं, क्या होते हैं, अम्ल होते हैं वो जलीय विलयन में वियोजित होकर, यानी जलीय विलयन में क्या देते हैं, H+ देते। क्या देते हैं, H+, और साथ में क्या देंगे, संगत ऋणायन देंगे। क्या देंगे, संगत ऋणायन देंगे। अम्ल होते हैं वो जलीय विलयन में जब वो घुलेंगे तो एक तो क्या देंगे, H+ और दूसरा क्या देंगे, संगत ऋणायन देंगे। क्या देंगे, संगत ऋणायन। ये HCl है, ये H+ देगा और Cl है। ये HNO3 है, ये H+ देगा और NO3-। ये क्या है, H2SO4 है, ये H+ देगा और SO4 2-, यानी 2 H देगा। यानी समानता क्या हुई कि सभी के सभी जो अम्ल होंगे वो क्या होंगे, जलीय विलयन में टूटेंगे तो क्या देंगे, H+ तो धनायन देंगे और संगत क्या देंगे, ऋणायन देंगे। सारे संगत ऋणायन देंगे। तो ये अम्लों में क्या हो गई, समान। इसी H+ के कारण ये अम्लीय गुण दर्शाता है। इस H+ ही इस चीज की पुष्टि करता है कि ये अम्ल। ठीक है, क्षारों में समानता क्या होगी वो देखो। क्षारकों में समानता होगी, जो क्षारक होंगे उनका जो जलीय विलयन है, क्या है, जलीय विलयन। क्षारक का जो जलीय विलयन उसमें टूटेगा क्षार तो OH- और संगत धनायन देगा। क्या देगा, संगत धनायन। OH- और संगत धनायन। जैसे NaOH हुआ OH- और Na+, BaOH2 कोई भी मान लो,
क्या देगा OH माइनस और Ba प्लस। यानी क्षार जब टूटेगा, क्या टूटेगा, क्षारक जब टूटेगा तो क्या देगा OH माइनस और संगत धनायन, उसके साथ कौन सा धनायन जुड़ा हुआ है, जैसे KOH है तो क्या देगा K प्लस देगा। और OH कि क्षार जलीय विलयन में वियोजित होकर क्या देगा, क्षार जलीय विलयन में वियोजित होकर के OH माइनस और संगत धनायन देता है। ये किस में समानता है, अम्ल और क्षारकों में, सॉरी सभी अम्लों में आपस में समानता और सभी क्षारकों में आपस में समान। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं अगला टॉपिक कि जलीय विलयन में अम्ल और क्षारक। क्या अगला टॉपिक है, जलीय विलयन में अम्ल तथा क्षारक। इसी से मिलता जुलता थोड़ा, तो फिर एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जलीय विलयन में अम्ल तथा क्षारक। कि जलीय विलयन में ये अम्ल और क्षारक कैसे व्यवहार करते हैं, हम ये देखना चाहते हैं। देखो अभी अभी आपको बताया था कि जो अम्ल होता है, अभी भी क्या बताया था, अभी भी आपको बताया था कि जो अम्ल होता है, क्या होता है, जो अम्ल होता है वो जलीय विलयन में टूटेगा, H प्लस और संगत ऋणायन देगा। इतनी बात तो चलेगी, जलीय विलयन में पढ़ रहे। देखो कि जब अम्ल को जल में घोला जाता है, जब अम्ल को किस में घोलते हैं, जल में घोलते हैं, तो ये किस में टूटता है, H प्लस तथा संगत ऋणायन, सॉरी ऋणायन में टूट जाता है। पीछे यही पढ़ा था हमने कि अम्ल को जब हम जल में घोलते हैं तो ये है H प्लस तथा संगत ऋणायन में टूट जाता, संगत साथ वाला, संगत ऋणायन में टूटे जाता। अब देखो मैं यहाँ HCl का जिक्र कर देता हूँ, इसको हमने पानी के अंदर घोला तो ये टूट गया H प्लस और Cl माइनस में। पोस्टर में देखो मैं AQ लिखूंगा क्योंकि जलीय विलयन AQ होता है, यानी HCl है, H प्लस और Cl माइनस में क्या हो गया, टूट गया। किंतु ये जो H प्लस आयन होते हैं ये जलीय विलयन में स्वतंत्र नहीं रह सकते। जलीय विलयन में देखोगे कि H प्लस है तो जलीय विलयन में आपको H प्लस नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो H प्लस होता है ये जल के साथ क्रिया कर लेता है और एक नया आयन बना लेता है H3O+, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन। कि जब अम्ल को जल में घोला जाता है तो ये है H प्लस तथा संगत ऋणायन देता है, ये है H प्लस जल में स्वतंत्र नहीं रहते हैं बल्कि जल अणु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। कौन सा आयन बनाते हैं, हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। और इन्हीं मुक्त आयनों के कारण जो अम्ल है उसका जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है। कभी कभी क्वेश्चन कर लेता है कि अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है, क्यों, तो हम क्या कहेंगे कि जब अम्ल को पानी में घोलते हैं तो ये है H प्लस तथा संगत ऋणायन में टूट जाता है। किसमें टूट जाता है, H प्लस तथा संगत ऋणायन में टूटे जाता है। टूट गया संगत ऋणायन में। संगत ऋणायन में टूटने के बाद में जो H प्लस आयन स्वतंत्र नहीं रहे, जल अणु से क्रिया की, हाइड्रोनियम आयन आ गए। अब मुक्त आयन कौन कौन से हैं, जोड़ने को पता चल जाएगा मुक्त आयन कौन से हैं। HCl ज्यों का त्यों कर लिया, H से H काट देंगे, प्लस में H2O, क्या बन जाएगा H3O प्लस और Cl माइनस, यानी ये मुक्त आयन हो गई। अब पहले तो H प्लस और Cl भी, तो हम इतना लिख सकते हैं बस कि जब जल को या सॉरी अम्ल को जल में घोलते हैं तो ये H प्लस तथा संगत ऋणायन में टूट जाता है। इन्हीं मुक्त आयनों के कारण अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है। इतना ही लिख दो।
किंतु विस्तार से जब जलीय विलयन में अम्ल का व्यवहार लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कि जब अम्ल को जल में घोलते हैं, जब अम्ल को जल में घोलते हैं तो क्या होता है कि ये H+ तथा संगत ऋणायन में टूट जाता है। इसमें टूट जाता है, संगत ऋणायन में टूट जाता है। ये H+ आयन जल में स्वतंत्र नहीं रह सकते बल्कि जल अणु से अभिक्रिया करके हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। ये कौन सा आयन है? हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, ये अभिक्रिया लिख लो। ये क्या है कि जलीय विलयन में अम्ल का जो व्यवहार है, या अम्ल क्या करता है जलीय विलयन में। ठीक है, अब देखो क्षारीय विलयन जल में कैसे बनता है, यानी क्षारक होता है, जलीय विलयन में अम्ल का व्यवहार पढ़ा। अब हम जलीय विलयन में क्षारक का व्यवहार पढ़ते हैं। किसका व्यवहार पढ़ते हैं? जलीय विलयन में क्षारक का व्यवहार। देखो क्षारक का जलीय विलयन, क्षारक का जलीय, जब क्षारक को हम जल में घोलते हैं तो ये OH- तथा संगत धनायन देता है। ये पीछे भी पढ़ चुके थे हम समानता में कि जब क्षारक को जल में घोलते हैं तो ये OH- तथा संगत धनायन देता है। कैसे? देखो ये अपना Na है, सॉरी NaOH, क्या है? NaOH। ये Na+ और OH- में टूट गया, यानी OH- संगत धनायन। जैसे KOH है, किस में टूट गया? K+ और OH-। यानी जो क्षारक होता है वो OH- तथा संगत धनायन में टूट जाता है। इन्हीं मुक्त आयनों के कारण क्षार का जलीय विलयन भी क्या करता है? विद्युत का चालन। जिस तरह से अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता था, ठीक उसी प्रकार क्षारक का जलीय विलयन भी विद्युत का क्या करता है? चालन। क्यों? अम्ल था वो क्या था? जल में घुलने पर किस में टूट रहा था? H+ तथा संगत ऋणायन में। और ये किस में टूट रहा है? OH- तथा संगत धनायन। तो ये हुआ अम्ल क्षार का जो जलीय विलयन में व्यवहार। अब देखो हमने यहाँ एक विशेष बात पढ़ी है कि जो अम्ल होता है वो H+ देता है जलीय विलयन में, और क्षार होता है वो OH- देता है। ये मान ले कि HX है, ये एक अम्ल है, ये संगत ऋणायन है और ये धनायन। क्षार है, इसमें ये धातु है, यानी ये धनायन है और ये ऋणायन है। तो क्या बन जाएगा? MX बन जाएगा और HOH बाहर निकल जाएगा। यानी H तो अम्ल से और OH- क्षार से मिलकर के किसका निर्माण करते हैं? H। उदासीनीकरण अभिक्रिया में जो जल बनता है उसमें H+ कहां से आता है? H+ अम्ल से आता है और OH- क्षार से आता है। ठीक है, तो उदासीनीकरण अभिक्रिया इस फॉर्म में होती है। ठीक है, ये तो नॉर्मली है। पहले वाला जो था वो इंपॉर्टेंट था कि अम्ल को जब जल में घोलते तो क्या होता है और क्षार को जल में घोलते तो क्या होता है। अब एक बात और देखो कि अम्ल और क्षार को जब हम जल में घोलते हैं तो ये हुआ कि जल में घोलते तो होता क्या है। अब अभिक्रिया कौन सी हुई कि जब अम्ल और क्षार को हम जल में घोलते हैं तो पात्र होता वो क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है, यानी उष्मा बाहर निकलती है, और उष्मा बाहर निकलती है उन अभिक्रियाओं को हम कौन सी अभिक्रिया बोलते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलते हैं। कौन सी अभिक्रिया बोलते हैं? ऊष्माक्षेपी। यानी अम्ल तथा क्षारक में पानी मिलाने पर ऊष्मा बाहर निकलती है, यानी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। कभी कभी एक क्वेश्चन कर लेता है अपने को कि जब हम अम्ल को तनु करते हैं, देखो तनु करने का अर्थ होता है पानी मिलाना। तनु करने का अर्थ क्या होता है? पानी मिलाना। कि अम्ल क्षार को तनु कैसे किया जाता है? यह ये पूछता है कि अम्ल को तनु करते समय क्या सावधानी रखनी चाहिए या किस तरह का अनुशासन बरतना चाहिए, ये पूछता है कि जब अम्ल को हम तनु करते हैं तो किस तरह से हमें अनुशासित रहना चाहिए, तो वो हमें पढ़ना है। तो देखो अम्ल को जब हम यहाँ बोर्ड के द्वारा बताता हूं आपको, फिर समझाऊंगा। जैसे ये एक पात्र है अपने पास,
क्या है? पात्र। टेस्ट ट्यूब मान लो, बीकर, कुछ भी मान लो, साइंस में बहुत होते हैं। तो इसके अंदर जैसे भरा हुआ है, अम्ल भरा हुआ है या अम्ल है, और यहां ऊपर से हम पानी डालते हैं H2, इसके अंदर मिक्स कर रहे हैं हम H2। क्या कर रहे हैं? H2O। अब देखो, जब HCl के साथ कौन जुड़ेगा? H2O जुड़ेगा। तो अभिक्रिया कैसी होगी? ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी। तो इस जल का और HCl का जो मिश्रण है, किसका? जल का और HCl का जो मिश्रण है, वो ऊष्मा के द्वारा कहां निकलेगा? बाहर निकलेगा। तो बाहर आकर के या तो पात्र के चारों तरफ आ जाएगा। तो आपको पता है, एसिड जब पात्र के चारों ओर आएगा तो हमने हाथ से पकड़ रखा है, या तो वो हमारे हाथ जला देगा। क्या कर देगा? हाथ जला देगा। नहीं, गर्मी की वजह से ये जो कांच का पात्र है ये चटक जाता है। देखो कि जब अम्ल के अंदर हम जल को मिलाते हैं तो ऊष्माक्षेपीय विक्रिया होती है, जिससे जो मिश्रण है वो आस्फुलित होकर, ये बाहर निकलने को क्या बोलते हैं? आस्फुलित। जिसे मिश्रण आस्फुलित होकर पात्र से बाहर आ जाता है, जो या तो पात्र को तोड़ देगा या हमारे हाथ जला सकता है। क्या करेगा? या तो वो पात्र को तोड़ देगा या हमारे हाथ जला देगा। वापिस देखो कि जब जल को किस में मिलाया जाता है? HCl में मिलाया जाता है, यानी अम्ल में मिलाया जाता है, तो ऊष्माक्षेपीय विक्रिया होती है या अत्यधिक ऊष्मा बाहर निकलती है, ये कह सकते हैं। अत्यधिक ऊष्मा बाहर निकलती है तो मिश्रण आस्फुलित होकर पात्र से बाहर आ जाता है, जिसे हमारे हाथ जल सकते हैं या पात्र चटक सकता है या टूट सकता है। तो हमें अनुशासित कैसा रहना चाहिए? हमें अनुशासित किस रूप से रहना चाहिए कि हम ये प्रोसीजर करेंगे ही नहीं। अब की बार हम जो प्रोसीजर अपनाएंगे वो क्या अपनाएंगे? हम पानी यहां लेंगे। क्या लेंगे? पानी। इसके अंदर पानी भरा हुआ है और अब हम बूंद बूंद क्या डालेंगे? अम्ल डालेंगे। बूंद बूंद ऊपर क्या डालेंगे? अम्ल डालेंगे। और अम्ल डालते टाइम जो अम्ल डाल रहे हैं उस स्थिति में हम क्या करेंगे? देखो, उस स्थिति में जो पात्र है उसको हम हिलाते रहेंगे, यानी एक बूंद डाला एसिड और फिर हिलाया, एक बूंद डाला फिर हिलाया, एक बूंद डाला। अभिक्रिया उस कंडीशन में भी ऊष्माक्षेपी होगी। अभिक्रिया उस कंडीशन में भी कैसी होगी? ऊष्माक्षेपी ही होगी, क्योंकि अम्ल और क्या मिल रहे हैं? पानी। अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी होगी। किंतु प्रोसीजर अपना चेंज हो गया। हम अनुशासित ढंग से काम करने लगे। अनुशासित ढंग से क्या करने लगे कि हमने पानी को तो पात्र में ले लिया और ऊपर से दूसरा जो छोटा पात्र लेकर के उसमें बूंद बूंद के द्वारा या एक एक दो दो बूंदों के द्वारा उसमें हम अम्ल को डाल रहे हैं और धीरे धीरे पात्र को हिला रहे हैं। हिला रहे हैं तो ऊष्माक्षेपीय विक्रिया होगी, किंतु धीरे होगी, क्योंकि कम डाल रहे हैं तो धीरे अपने आप होगी। धीरे होगी तो क्या होगा कि ये जो मिश्रण है ये आस्फुलित होकर के बाहर नहीं आएगा और न तो हमारे हाथ चल पाएंगे और न ही पात्र चटकेगा। ये अनुशासित। या ये पूछ लेता है कि अम्ल को तनु करते टाइम या अम्ल को तनु करते समय हमें किस प्रकार अनुशासित रहना चाहिए? तो किस प्रकार रहना चाहिए तो ये बताएं। जबकि प्रोसीजर हम ऐसे अपना लें कि जब अम्ल के अंदर हम जल को मिलाते हैं, जब अम्ल के अंदर हमें जल को जब मिलाएंगे तो क्या होगा? अत्यधिक ऊष्मा बाहर निकलेगी, जिससे मिश्रण आस्फुलित होकर के बाहर आ जाता है, जो या तो हमारे हाथों को जला देगा या पात्र चटक जाएगा। तो हमें अनुशासित कैसा रहना चाहिए कि हमें पानी के अंदर जल को मिलाते हैं और साथ साथ पात्र को हिलाते रहते हैं, जिससे मिश्रण आस्फुलित होकर के बाहर नहीं आएगा और न ही हमारे हाथ जलेंगे और न ही पात्र टूटने का खतरा रहेगा। ये यानी हमें अम्ल को तनु करते समय अर्थात या अतः, इस तरह से लिख सकते हैं, अर्थात या अतः हमें अम्ल को तनु करते समय अम्ल के अंदर जल को नहीं मिलाना चाहिए, जल में अम्ल को मिलाना चाहिए। क्या? अम्ल के अंदर हम जल नहीं डालेंगे, जल में हमें अम्ल डालेंगे।
तब जाकर के ये कौन सा ढंग होगा, अनुशासित ढंग होगा, और जिसे कोई नुकसान नहीं हो। अब ये तनु या तनुकरण क्या होता है? अब आपको पता है पानी और HCl मिल गए, पहले अकेला ये मान लो HCl था तो इसमें H आयन ज्यादा थे, पानी मिल गया तो इकाई आयतन में क्या हो गए, H प्लस घट गए। उसी तरह से क्षार भी मिला तो चाहे तो OH घट जाए। तो हम क्या कह सकते हैं कि अम्ल या क्षारक को जल में मिलाने पर, क्या अम्ल या क्षारक को जल में मिलाने पर इकाई आयतन में, क्या इकाई आयतन में क्या होता है, इकाई आयतन में घट जाते हैं, क्या आयन घट जाते हैं। कौन से आयन? यदि अम्ल होगा तो ये आयन घट जाएंगे और क्षार होगा तो ये आयन घट जाएंगे। इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, तनुकरण। प्रश्न पूछ लेता है तनुकरण किसे कहते हैं, तो हम क्या कहेंगे तनुकरण, कि जब पानी में अम्ल या क्षारक को मिलाया जाता है तो इकाई आयतन में आयनों की संख्या क्या हो जाती है, घट जाती है। इकाई आयतन में जब आयनों की संख्या घट जाती है तो इस प्रोसीजर को हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसीजर को हम बोलते हैं तनुकरण। तो ये चीज पढ़ी हमने, जलीय विलयन में अम्ल कैसे टूटा, जलीय विलयन में जो क्षार है वो कैसे टूटा, फिर उनका उदासीनीकरण कैसे हुआ, फिर हमने पढ़ा कि जल में घुलने पर अम्ल क्षार ने कौन सी अभिक्रिया दी, तो कौन सी अभिक्रिया दी, ऊष्माक्षेपी। फिर हम प्रोसीजर ये किया था, तो ये प्रोसीजर कौन सा था, गलत था। अनुशासित प्रोसीजर कौन सा है, ये है। यानी अम्ल को जब हम तनु करेंगे तो क्या करेंगे कि जल में अम्ल मिलाएंगे, न कि अम्ल में जल। ठीक है। फिर हमने अब तनुकरण की परिभाषा बता दी, क्या बता दी कि जब अम्ल या क्षार को जल में मिलाया जाता है तो इकाई आयतन में सांद्रता, जो आयनों की सांद्रता घट जाती है, आयनों की संख्या कम हो जाती है। इसको हम क्या बोलते हैं, तनुकरण बोलते हैं। ये कौन सा टॉपिक हुआ, जलीय विलयन में अम्ल तथा क्षार। अब देखो अगला टॉपिक, जो अपना अगला टॉपिक है वो क्या है, अगला जो अपना टॉपिक है वो है पीएच स्केल। वैसे आज के टाइम में पूरा नहीं हो पाएगा, शॉर्ट में बता देता हूं। पीएच विस्तार से हम कल पढ़ेंगे, पीएच को पूरा फिर भी देख लेते हैं। देखो पीएच क्या होता है कि जिसके द्वारा हम अम्लीयता कि कितनी अम्लीयता है और या उसकी कितनी क्षारीयता है, अम्लीयता और क्षारीयता का मापन जिस स्केल के द्वारा हम करते हैं उस स्केल का नाम क्या है, पीएच स्केल। कि वह स्केल जिसके द्वारा अम्लता या क्षारकता का मापन किया जाता है पीएच स्केल कहलाता है। जो पीएच जो स्केल होता है अपना क्या होता है, जो पीएच स्केल होता है अपना क्या होता है, पीएच स्केल। इसमें जो पी है वो एक जर्मन शब्द पोटेंस से लिया गया, पोटेंस, जिसका अर्थ होता है कुशांश। वैसे कुशांश बोलते हैं पोटेंस, इसका नाम ये अर्थ अलग होगा कि पीएच में जो पी शब्द है यानी पी अक्षर है वो एक जर्मन शब्द, किस शब्द से, जर्मन शब्द। कि पीएच में पी अक्षर जर्मन शब्द पोटेंस यानी कुशांश से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है पावर यानी शक्ति। क्या होता है, पावर यानी शक्ति, यानी हाइड्रोजन आयनों की जो शक्ति होती है उसी का नाम क्या है, पीएच। पीएच में जो पी है वो जर्मन शब्द पोटेंट या कुशांश से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है पावर या शक्ति, यानी पावर ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आयनों की शक्ति क्या कहलाती है, पीएच। एक पीएच की परिभाषा और देते हैं कि हाइड्रोजन आयनों का जो ऋणात्मक लोब होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पीएच बोलते हैं। माइनस लोब 10 पे से, ठीक है, पीएच। कि हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का जो ऋणात्मक लोगरिथम है वो क्या कहलाता है, यदि विलयन की पीएच 7 है तो वो उदासीन होगा, क्या होगा, उदासीन। 7 से कम है तो वो अम्लीय होगा और 7 से अधिक है तो क्षार। यदि पीएच कितनी है, 7 है तो वो क्या होगा, उदासीन। 7 से कम है तो अम्लीय और 7 से अधिक होने पर क्षार। किंतु ये सामान्य ताप पर लागू होता है। यदि टेम्परेचर 90 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे ऊपर चला गया 90 डिग्री सेंटीग्रेड
तो वहां पीएच 6 होने पर ही उदासीन हो जाता है। ध्यान रखना, आपके जनरली सामान्य पूछता है तो 7 पर उदासीन, 7 से कम अम्लीय और 7 से ज्यादा क्षार। किंतु 90 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जो पीएच होती है वो 6 पर ही काम करने लगती है। 6 पर उदासीन, 6 से नीचा अम्लीय और 6 से ऊपर क्षारीय होता है। कितने? 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर। किंतु आपके सिलेबस तक सामान्य ताप तक यानी 25 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 27 यानी कमरे का जो ताप होता है लगभग उसी पर लेते हैं। उसी पर 7 क्या है? उदासीन है, 7 से कम अम्लीय है, 7 से अधिक क्षार। कल हम पढ़ेंगे परबल अम्ल, परबल क्षार। आज वीडियो लंबा हो जाएगा। परबल अम्ल के बारे में पढ़ेंगे, परबल क्षार, दुर्बल अम्ल, दुर्बल क्षार और पीएच का जो दैनिक जीवन में महत्व है वो पढ़ेंगे कि क्या महत्व। आज इतना टॉपिक पूरा हो नहीं पाएगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी। पीएच वापस कल से वापस बता भी दूंगा। ठीक है।